सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी फजा एक बार फिर गर्म है और गवर्नर राज की मुमकिना निफाज की बाज़गश्त जोर पकड़ रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून के मुताबिक बढ़ती हुई दहशतगर्दी और सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र वफाक सूबे में गवर्नर राज के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। इस सिलसिले में जिन शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं उनमें मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी, साबिक वज़राए आला अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज खटक और 2 रिटायर्ड आला फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद शामिल हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त संगीन इंतजामी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरानों से दो चार है। गवर्नेंस का शदीद फुकदान है, करप्शन में इजाफा है, कमज़ोर इंतजामी मशीनरी और बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल अवामी बेचैनी में इजाफा कर रही है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हुकूमत अमली इक़दामात के बजाय सियासी बयानिए और वफाक मुखालिफ पॉलिसीज़ पर इन्हिसार कर रही है, जबकि सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क के 3 सूबों में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और यही मामला वफाकी हुकूमत की तशवीश का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सूबे को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए हकीकी मायनों में एक नए तजुर्बाकार और मौसर इंतज़ामी सेटअप की ज़रूरत है? क्या सूबाई हुकूमत की तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है? दूसरी जानिब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर ने भी कई सवालात को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन से कबल मुताल्लिका कवानीन में रूल्स और बरवक्त तरमीम नहीं हो सकी हैं, तो क्या हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल नहीं था? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, PMLN से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद उवैस साहब सीनियर लीडर हैं, लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि हुकूमत अब जो गवर्नर राज इम्पोज करना चाह रही है या उस पर गौर कर रही है, नौबत यहाँ तक क्यों आई है? जी, मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ अभी तक कियास आराइयाँ हैं, रूमर्स हैं। ये हर 3-4 महीने के बाद ये उठती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ऐसी कोई आवाज़ नहीं है या कोई डिमांड नहीं है। तो वाहिद जो उसका कोई वजह हो सकती है जो कुछ हफ्ते पहले बनी थी, जब पे दर पे आपको मालूम है कि एक दिन 12 हमारे सिपाही जो है वो शहीद किए, उससे कुछ दिन बाद फिर दोबारा शहीद हुए और फिर अभी वाना कैडेट कॉलेज में जो बहुत ही एक कभी हमला हुआ, जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन बच्चों को बचा लिया और वो एबटाबाद पर जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया था वो नहीं हुआ। तो ये जो ऐसे वाकयात हैं वो हम सबसे संजीदगी का तकाजा कर रहे हैं, जो संजीदगी अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में नजर नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जो एक आईनी इस वक्त बंदोबस्त है उसे जारी रखना चाहिए और ऐसे हालात कम अज कम मैं ये कह सकता हूँ मेरी नज़र में नहीं है कि वहाँ कोई गवर्नर राज इम्पोज किया जाए। इशूज उठते रहते हैं, उनको कोशिश यही करनी चाहिए आइन के दायरे में रहकर गुफ्तगू के जरिए हल करें। बहुत फोरम्स हैं जिसके ऊपर ये इशू रेज किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो जिम्मेदारान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे भी मेरी इस्तदा होगी कि वो बजाय अडियाला के बाहर अपने दिन और रात जो सर्फ कर रहे हैं, वो दिन और रात खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे सारे 4 करोड़ पाकिस्तानी भाई और बहनें रहते हैं, उनकी खिदमत में सर्फ करें। अच्छा खुर्रम साहब, वैसे आपने मतलब जाहिर है एकदम से इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ना आप उसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन बात तो बहुत आगे चली गई है। इस मसले पर बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है। मतलब अब तो ऑप्शंस पे बात हो रही है कि पहला ऑप्शन ये हो कि कुंडी साहब ही कंटिन्यू करें और डिलीवर करें, जो कि इस वक्त उस प्रोविंस की डिमांड है, जो आप ख़ुद भी बात कह रहे हैं कि वहाँ टेररिज्म का इशू बहुत बढ़ चुका है। और हम अगर वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट देखें तो वो तो बता रही है कि 3 सूबों में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है एक्सेप्ट KPK।
दूसरे ऑप्शंस में कुछ रिटायर्ड जर्नैलों के नाम आ रहे हैं, तीसरे ऑप्शन में कुछ पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं, खटक साहब का नाम आ रहा है, होती साहब का नाम आ रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि गल वध गई है, गल वहाँ इतनी सादा भी नहीं है कि इस पर जो है वो गौर खौज नहीं हो रहा। आप आउटराइटली ज़ाहिर इसको वो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये बताएं कि मामला आप कहते हैं ठीक है टेररिज्म की वजह से पहुंचा होगा, लेकिन पहुंच तो चुका है वहाँ पर, ये काम करीब है, दूर नहीं है। वैसे देखिए, मैं तो इस वीकेंड तक इस्लामाबाद में मौजूद था। वहाँ ऐसी पिछले 2 दिन की कोई ऐसी प्रोग्रेस हुई है, और मेरी ये तवक्को है कि ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जिस चीज का इलाज गवर्नर राज है वो बीमारी क्या है, उसको क्लियरली डिफाइन करना होगा। आपके स्टेट मिनिस्टर हैं बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने कल ये बात की है कि ये इसका चांस मौजूद है। जी, वो मैंने हेडलाइंस देखी है, लेकिन ये है कि हमें इस पे बड़ी संजीदगी से गौर करना है कि क्या ये तभी इंतहाई कदम है जब पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि ये बात वाज़ेह नजर आए कि आइन के तहत उस सूबे में हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। अगरचे बहुत इख्तलाफात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह उस पहले भी और अब नए वज़ीर आला ने अपने जो काम शुरू किया है कि बजाय अपने सूबे में रहने के वो डियाला के बाहर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन इससे कता नजर ये एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है जब भी उठाना। ठीक, अहमद साहब आप सुन रहे होंगे, खुर्रम साहब तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत एहतियात से इस मसले पे आगे चाहते हैं कि हुकूमत बढ़े जब आइनी तकाजे पूरे करने हों। लेकिन पीटीआई को कुछ रियलाइजेशन हो रही है कि एक तरफ आपको ज़ाहिर है PMLN में वो वॉइसेस भी हैं जो हॉकिश लॉबीज़ हर पार्टीज़ में होती हैं, वहाँ पर वो चाहती हैं कि हो ये सब कुछ, लेकिन एक तरफ ऐसी वॉइस भी है जो खुर्रम साहब कह रहे हैं बहुत मोहतात हो के एहतियात से बात करें, और ऐसे यकीनन और भी वॉइसेस होंगी जो एहतियात से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर राज की बातचीत शुरू हो गई है और उस पर दलीलें भी दी जा रही हैं, तो इससे एक सूबे की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको नुकसान होगा, और ज़ाहिर है एक तरह आप उसको पॉलिटिकली तो प्ले कर लेंगे, लेकिन वो जो डिलीवरी वाला एलिमेंट है वो तो माइनस होगा उस सूबे से जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है बहुत सारी चीज़ों से। तो कोई रास्ता बीच का कोई तरीका ऐसा निकल सकता है आप लोगों का कि इस पर बातचीत मामला इस नहज तक ना पहुँचे? देखिए, अभी खुर्रम साहब ने जैसे गुफ्तगू की, बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि ये तजाहिल आरिफाना भी था कि उनको पता ही नहीं कि ऐसी बात हो रही है, जबकि टीवी पे ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशंस जैसे आपने भी फरमाया होती रही हैं। लेकिन ये बात मैं इनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इसको पॉलिटिकल सलूशन की तरफ ही रखना चाहिए। और ये वहाँ पे क्योंकि उस सूबे में पहले ही आग लगी हुई है, हालात बड़े ख़राब हैं, उधर वो इंडिया ने जो हरकतें अफ़गानिस्तान के थ्रू शुरू की हुई हैं उसकी वजह से रोज़ाना कोई ना कोई वो वहाँ एक टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और मामलात जो वो, तो ऐसे हालात में जब वहाँ पे एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप आ जाएगा तो आवाम की फिर बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगे, और जो हुकूमत होगी एक नॉन पॉलिटिकल वो एक तरफ होगी, तो वो मामलात को ख़राब करेगी, बेहतर नहीं करेगी। और चाहिए यही है। अब स्टेप तो वैसे लिए गए हैं, मेरे ख्याल में एक बड़ा हेल्दी स्टेप था जो आपको भी आप भी इसको कहेंगे यकीनन, कि कुछ दिन पहले जब वहाँ के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे जरगा बुलाया और सारे मकतबा फ़िक्र से सियासतदान भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम इंक्लूडिंग गवर्नर, सब लोग उसमें शामिल हुए थे और यूनानिमसली उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, बाकायदा एक करारदाद पास हुई थी वहाँ पर। यह बड़ा खुशाइंद मैंने तो इसको महसूस किया कि ये बड़ा अच्छा स्टेप था, क्योंकि अगर अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल किया जाए और ये अगर आगाज़ जो है ये सूबा KPK से होता है तो ये स्प्रेड आउट होना चाहिए हमारे मुल्क के दूसरे सूबों में भी, और ये फेडरल गवर्नमेंट से आगे भी निकले बात, ये अच्छी बात है। मामलात अच्छे नहीं हैं हमारे, आपको देखें ना गिरदो नवा में हालात किस किस्म के जा रहे हैं खुर्रम साहब। और आप कभी ये ना भूलिए कि वो जो अफ़गान ये जो ईरान की और जो इजराइल की जंग हुई थी, तो इजराइल के अज़ाइम क्या हैं इसका अंदाज़ा हो चुका होगा। फेयर इनफ।
और वहाँ पे जो दौरा डबल स्टैंडर्ड जो था अमेरिका के सामने आया वो भी हमारे सामने है। तो हमें बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए अपने मामलात को सीधा रखने के लिए। अच्छा खुर्रम साहब ये बताएं कि क्या देखें आपसे ज़्यादा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको असल में ओके खुर्रम साहब ये बताएं, ये 18 अमेंडमेंट के बाद गवर्नर राज का जो को इम्पोज करना इतना इजी नहीं रहा। आपने खुद भी उसका जिक्र किया कि देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, क्योंकि सूबाई असम्बली की इजाज़त भी आपको लेनी पड़ती है। तो क्या प्रैक्टिकली ये ऑप्शन जो इमरजेंसी मेयर्स लेने का है वो हो सकता है बगैर सूबे की अप्रूवल के? ये तो कानूनी माहिरीन इस पे बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो इस वक्त बारे सबूत है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर है कि वो दहशतगर्दी से लड़ने के मामले में कितने संजीदा हैं। और अगर उनका कोई ऑप्शन है, जैसे अभी जरगा किया, अब जो एक बड़ी तलख हकीकत है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वो 12 अजला जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं, वहां प्रैक्टिकली इस वक्त सूबाई हुकूमत की रिट नहीं है और रात के वक्त वहां के लोग बाहर नहीं निकल सकते, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मफलूज है। अब अगर ये ऐसा इशू है और हम इसका लामहदूद इंतजार नहीं कर सकते कि अगर तो निगोशिएशन का कोई टैक्टिक इस्तेमाल होना है, हम सबकी ख्वाहिश होगी कि पुरअमन तरीके से अगर ये मामला हल हो सकता है। लेकिन अब देखिए कि अफगान तालिबान के साथ हमने दोहा में मुज़ाकरात किए, हमने इस्तांबुल में 2 दफा मुज़ाकरात किए, वो नाकाम हुए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कहती है कि ये ऑपरेशन जो है ये ठीक नहीं है उनकी नजर में, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव उनको दिखाना होगा कि वो जरगे के जरिए, गुफ्तगू के जरिए, चले 12 नहीं 1 जिला ही आजाद करा ले और वहां अपनी रिट दोबारा कायम कर ले। क्योंकि ये भी एक हम चाहते हैं कि वहां की जो हुकूमत है उसका एहतराम किया जाए, लेकिन जहां सीरियस इशू है पाकिस्तान की सॉवरेंटी का और पाकिस्तान की हुकूमत की रिट कायम करने का, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, बजाय ये कि वो तमाम वक्त सियासी ग्रैंड स्टैंडिंग करते रहे, बयानात देते रहे, बानी चेयरमैन के बारे में बात करते रहे, उनको अपनी जो हाकमियत की जिम्मेदारी है आदिल भाई वो भी तो पूरी करनी है ना 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों की। ये तो नहीं ना कि वही मैं कहूंगा कि वो बजाय अपने सूबे से बाहर बैठे रहें जाके अडयाला के सामने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जहां असल लड़ाई लड़नी है वहां वो अब लड़ाई ना लड़ें। तो ये भी एक इशू है कि इनके सामने चैलेंज है कि बजाय ये कि ये एक ऑप्शन जरूर है फेडरल गवर्नमेंट के पास गवर्नर राज लगाने का, लेकिन ये भी तो कुछ अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें और अपने सूबे में रहने वालों की जिंदगियां बचाने की और जिंदगियों को बेहतर करने की काविश करते हुए तो नजर आए, जो कि इस वक्त वो नजर नहीं आ रहे। ठीक, तो अहमद साहब जो मेन कोर कंसर्न लग रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट का वो यही लग रहा है कि एक तो आप लोगों का इंटायर फोकस इस वक्त अडियाला के बाहर वाली सिचुएशन पर है। आपके चीफ मिनिस्टर के बयानात से बज़ाहिर ये लगता है कि सूबे के लिए कोई प्रैक्टिकल मंसूबों के बजाय उनके पास ये है। वैसे मैं आपको बताऊं, आपके इल्म में अभी शायद ना हो अहमद साहब, कि एबटाबाद का रूरल साइड ऑफ एबटाबाद जो बॉर्डरिंग एरिया है जो कश्मीर और मरी के साथ लगता है, वो इस वक्त ब्लॉक है, कोहाला का ब्रिज बंद है और वहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं कि केपी के गवर्नमेंट वहाँ पर कई सालों से हुकूमत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरत की सहूलियात नहीं है, ना स्कूल अच्छे हैं, ना कॉलेज है कोई, ना अस्पताल है, और वो हज़ारों की आबादी है। ये रूरल साइड ऑफ एबटाबाद की बात बता रहा हूँ जिसके वजह से कोहाला ब्रिज बंद हुआ है। सो इसके अलावा कई डिस्ट्रिक्ट जिसकी अभी खुर्रम साहब भी बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स अंडर प्रिविलेज हैं, डिप्राइव्ड हैं, यहाँ पर बड़े सीरियस इशूज़ हैं। अगर सिर्फ एक ही बात आपके एमपी एमएनएज या चीफ मिनिस्टर करेंगे कि हमने अडियाला के बाहर ब्लॉक करना है सारा कुछ, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? जैसे आर्टिकल 231 और 237 तक जो फेडरल गवर्नमेंट को पावर्स हासिल हैं वो तो फिर प्रैक्टिकली इम्पोज होती दिखाई देंगी कि अगर गवर्नेंस से हटके मामला सिर्फ सियासी रिहाई तक रह जाएगा। देखिए बात यह है कि आपको ये भी देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट को देखें, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना किसी भी तरीके से, मैं उस डिबेट में नहीं जाता, गवर्नमेंट बनी हुई है, जब गवर्नमेंट बन जाती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा मैग्नानिमिटी दिखानी होती है हर मामलात के अंदर ऑपोजिशन के साथ डील करते हुए। ये सारी दुनिया का असूल है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी पावरफुल मशीनरी होती है उसके डिस्पोजल के ऊपर, और उनके अख्तियारात बेतहाशा जो वो इस्तेमाल करते हैं, अथॉरिटी होती है। तो ये एक नॉन इशू को इशू
ये मुझे इस विजडम की समझ नहीं आई कि इमरान खान को एक मुलाकात में कौन सी क़यामत आ जाएगी। एक बंदा जेल के अंदर है, जायज़ व नाजायज़ उसको जैसे आपने जेल में बंद किया हुआ है, वहाँ पे जाके कोई उनको मिलेगा। अब मैं तो अंदर के हालात आपको बता देता हूँ कि मैं वहाँ बहुत दफ़ा उनको मिल के आया हूँ। आप अंदर जब मिलने जाएँ तो कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी अंदर नहीं ले जा सकते, एक पेंसिल भी अंदर नहीं ले जा सकते। तो आपने खड़े होकर और फिर अकेले में कोई इन कैमरा जो है अकेले में मुलाकात भी नहीं होती। और वहाँ पे एक जिस कमरे में मुलाकात होती है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जेल का वो कमरा, वहाँ कितने कैमरे और कितने रिकॉर्डिंग सिस्टम लगे हुए होंगे। लेकिन ये बात है कि ये मुझे समझ नहीं आती। अगर मिल लेंगे ये ख़त्म हो जाएगा इशू, वो जाके अपना काम करें। देखें उसकी इंटेंशन तो पूरी नहीं है। अभी जिस दिन वहाँ पे आपने देखा कि ये वहाँ पे अटैक हुआ था, ये 12 हमारे जवान और ऑफिसर वगैरह जो कुछ शहादतें हुई, तो वो ज़ख्मी भी हुए, तो वो अस्पताल में भी गए। उन्होंने वहाँ पर भी कहा कि जी ये पाकिस्तान के ऊपर ये बर्दाश्त नहीं होगा और या इसके हम इनके साथ हैं, इनको उनकी दुआ अहमद साहब ये बताएं, होनी चाहिए। एक तो ये वहाँ के मुकामी तो ये कि देखिए उनका ये डिमांड करना, देखिए उनका ये डिमांड करना चले गलत नहीं है कि वो कहते हैं मुझे मेरी पार्टी लीडरशिप से मिलवा दो। लेकिन एक प्रोविंस के अंदर जहां पर टेररिज्म का इशू है, जहां पर हेल्थ के एजुकेशन के इश्यूज हैं, और दूसरी बात अहमद साहब उसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये कि मैं अगर आपकी इजाजत तो मैं जरा सवाल कर लूं, टेररिज्म के इतने बड़े इशू हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हो कि 3 सूबे अफगान शहरियों के मामले में ताउन कर रहे हैं, लेकिन केपी नहीं कर रहा। फिर वहां पर आपको आवाज सुनाई दे स्टेट की तरफ से कि जी पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस है वहां पर, फिर उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? अब अगर आप ये कहते हैं ये आपसे बात करें और ये कहते हैं हम बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ पहले आप मुलाकात कराएं फिर हम अगली बात करेंगे, तो पूरा सूबा जो है वो एक तरह से अबेंडन हुआ है बिकॉज ऑफ दैट वन मीटिंग। फिर सवाल ये है, यही तो मैं आप सर्च कर रहा हूँ कि ये कोई इशू है कि इसके ऊपर आप एक स्टैंड ले लें और इस स्टैंड के ऊपर आप एक क्राइसिस क्रिएट कर दें और उस क्राइसिस की बुनियाद के ऊपर आप वहाँ की हुकूमत को बदल दें, तो इसका नुकसान अल्टीमेटली कहाँ किसको होगा? ओके, मैं जवाब लेता हूँ इसका। खुर्रम साहब वो कह रहे हैं कि ये कोई इशू नहीं है जिसको आप इशू बना के पूरा सूबे पे गवर्नर राज का निफाज करना चाहते हैं। ये कहाँ से कहाँ निकल जाएगी? नहीं देखिए, मैं तो इस हद तक एग्री हूँ कि मुलाकात कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर गवर्नर राज लगे। गवर्नर राज तो संजीदा मामलात पर लगना है जिसपे खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो बहुत ही अदम तवज्जी और मुजरिमाना गफलत का इस वक्त शिकार हैं। उनके जो चैलेंजेस हैं, अगर वो तमाम वक्त यही गुफ्तगू होती रहेगी कि वफाक पर हमने कैसे चढ़ दौड़ना है और अडियाला की जो दीवारें हैं वो कैसे तोड़नी है, तो फिर ये जो धमकियां हैं ये आज खुद तो एक सियासी जो इशू है उसको जाहिर कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस सूबे में रहने वाले 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर करने में संजीदा नहीं है। उनको कहीं ना कहीं तो ये गवर्नेंस के अंदर जो एक्चुअल गवर्नेंस ये नहीं है कि जो नए मोहतरम चीफ मिनिस्टर हैं वो जाके अडियाला के पास धरना दें। एक्चुअल गवर्नेंस तो ये है, और जो कि बड़ी शायद उनके लिए मुश्किल भी हो या बोरिंग काम है, समझते होंगे कि भाई दूर दराज के जो इलाके हैं क्या वहां स्कूल चल रहे हैं, क्या वहां के अस्पताल ठीक चल रहे हैं, क्या अस्पताल में दवाइयां मौजूद हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं आपसे एबटाबाद रूरल की बात कर रहा हूं कि वहां पर हजारों लोगों ने कोहाला ब्रिज बंद किया हुआ है जहां से आप कश्मीर जाते हैं। जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपनी पहली तकरीर भी की, इसमें कहा जी वो इश्क इमरान में पता नहीं कहां किस हद तक जाएंगे। देखिए, अपने लीडर से हम सब वफादार रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर बड़े अदब से कहूंगा कि लीडर से ज्यादा कमिटमेंट उस सूबे में रहने वाले उन गरीब खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की तरफ आपकी कमिटमेंट है। आपने उनकी जिंदगियां बेहतर करने का हलफ उठाया है, आपने उनकी जो है आईने पाकिस्तान की जो हिफाजत है उसका हलफ उठाया है। और जब आप उसका हलफ उठाते हैं तो फिर उसके साथ सिर्फ ये नहीं कि आपके साथ प्रोटोकॉल की 25 गाड़ियां आ जाएंगी, उस हलफ के साथ गवर्नेंस की जिम्मेदारी भी आ रही है। तो लिहाजा एक तो डे टू डे गवर्नेंस की तरफ आप इशारा करें कि लोगों ने वहां कोहाला ब्रिज बंद किया हुआ है क्योंकि उनको सहूलियात मुयसर नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो एक इमरजेंसी है वो यही है कि
शहरियों की जिंदगियां उन इलाकों में जहां मुस्तकिल हमले हो रहे हैं, मुस्तकिल ड्रोन्स के जरिए जो है टेररिस्ट हमले कर रहे हैं, और उसकी जो दूसरी डायमेंशन है कि हिंदुस्तान उनको जो है वो फाइनेंस कर रहा है, उन फितरतुल खवारिज को जो हमारे ऊपर हमलावर है। तो जहां जो ये बिल्कुल ही अदम संजीदगी जो है वो एक खास हद तक पहुंचेगी, तो फिर ये सारी बातें शुरू हुई हैं। अगर वो संजीदगी दिखाएं, बैठना शुरू करें, डिस्कशन करनी शुरू करें, जो एक्चुअल मामलात हैं वहां लोगों की जिंदगियों के, उस बेहतरी की गुफ्तगू शुरू करें, तो आप देखेंगे ये आज खुद ये सारी गुफ्तगू अफजल राज की जो है वो खुद तहलील हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और फिर गवर्नर राज के निफास पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, उस पर कुछ और अहम पहलू भी हैं, उस पर डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद साहब, आप खुद भी कह रहे हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात में। ज़ाहिर हमारी एजेंसियाँ भी यही रिपोर्ट देती हैं, तारीख भी हमारी है इससे भरी पड़ी है, लेकिन आपकी पार्टी लीडरशिप या खान साहब की बहनें जो हैं वो इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पर एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा चल रहा है इमरान खान साहब की जान से मुताल्लिक। तो ये कोई इज़ इट ए स्मार्ट मूव, या आपके ख्याल में एक बेहतर डिसीजन था ये इंटरव्यूज़ देना इंडियन चैनल्स को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो जब ये इंटरव्यू उन्होंने अगर दिया, मैंने सुना नहीं है ना मुझे इसका बात, क्योंकि यहाँ पे मीडिया में आई और मैं वहाँ से मुझे भी मालूम हुआ। बात यह है कि ये दानिस्ता तौर के ऊपर कोई इंडियन चैनल के साथ उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया होगा। वहाँ पे लोग आते हैं इंटरव्यू चैनल वगैरह, और किसी ऐसी तरीके से कि जहाँ पे इनको ये मालूम नहीं होगा कि ये चैनल जिसका वो इस वक्त बात कर रहे हैं ये इंडियन चैनल है, वहाँ को बात हुई होगी। वरना देखिए सर, वैसे वो ये क्या डाउट करना चैनल समझ के इंटरव्यू दे रहे हैं, ये जो बार बार ये बातें की जाती हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं और जो उनकी लीडरशिप है ये इनकी इंटेग्रिटी ठीक नहीं, ये इनकी जो है वो ये एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस है, ये बात इंतहाई गलत और ये तकलीफदेह बात है। ये नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है अभी, जिस तरह अभी खुर्रम साहब ने भी अभी जो बात की कि मुजरमाना जो गफलत की बात की, इन्होंने हल्फ की ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया, ये बात जो है ये बात फेडरल गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए। आपको पता है कि हमारी आबादी 25 करोड़ है और 25 करोड़ आबादी में 50% से ज़्यादा आबादी जो है मुफ्ताद अंदाजे के मुताबिक वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 2 बजट आ चुके हैं, 24 का 25 का बजट, ये 2 बजट आ चुके हैं। ये बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, आपको पता कितनी तकलीफदेह ज़िंदगी होती है, जानवरों से भी बदतर होती है वो ज़िंदगी। किसी ने एक लफ्ज़ उनके मतलब कोई प्रोजेक्ट, कोई बात, जो आप हलफ की बात करते हैं तो हलफ तो ये कहता है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो एनश्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे कॉमन मैन को। तो इतने करोड़ों लोगों के जो हैं वो राइट स्टेट में उनको नहीं मिल रहे। तो मैं ये गफलत तो हर तरफ है, बड़ी तकलीफ बात। अहमद साहब, एक ये तो अब 18 अमेंडमेंट के बाद तो ये लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। तो अब ये इसमें फेडरल ने आपके साथ क्या करना है ताउन? यहाँ पर एक नुकता ये उठता है ना, फिर ये तो सूबों ने अपना कर तो हैं, वो तो अपनी बात है। मैं एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अलावा जो फंड, जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट के मसला, आपने वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ी है? आपने IMF की रिपोर्ट पढ़ी है? ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट लिखी है उसने कहा कि 375 ट्रिलियन रुपीस का फाइनेंशियल इरेगुलरिटी। सब मगर इसमें एक मसला है ना, रिपोर्ट भी आई है जिसमें आजम साहब अगर मुझे गो अहेड खुर्रम साहब, वैसे सर वो तो सिस्टम के लकूनास हैं, लीकेजेस हैं सिस्टम के, जो हमारा गवर्नेंस का सीरियस चैलेंज है। वो तो आप 3.5 साल गवर्नमेंट में थे, 3.5 महीने में आप ये सब खत्म करना चाहते थे, लेकिन नहीं किया। खुर्रम साहब गो अहेड। बात है ये मेरी जो इस इस्तदा है वो ये है कि आए, आपका 13वां साल है मुसलसल, हमारा पहले 10 साल थे, फिर बीच में एक ब्रेक आई पंजाब में, फिर अब दोबारा 2 साल से हुकूमत है। गवर्नेंस का मुकाबला करते हैं,
अवाम को की खिदमत का मुकाबला करते हैं, बजाय ये कि हम कहते रहे कि हम अडयाला की दीवारें तोड़ेंगे। क्योंकि मुस्तकिल जो गुफ्तगू है तमाम पीटीआई की लीडरशिप की, वो कभी भी टेररिज्म की या सेहत की, तालीम की, अमन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते। उनका सारा फोकस जो है, उनकी तमाम जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, वो सिर्फ यही है कि वो वफाक पर चढ़ दौड़ना चाहते हैं। जैसे खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए काफी नहीं है, और उनके लिए मैं ये खुलकर कहना चाहता हूं कि जो केपी की जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनकी अगर आप तमाम तकारीर और गुफ्तगू सुने तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा के जो रहने वाले हैं उनका तो वो तो उनके सामने है ही नहीं है। वो तो उनको उनकी जो वेलफेयर है, उनके बच्चों की जिंदगी है, उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते कि जी हमारे पास कोई मंसूबा है जिसको लेकर हम आगे चलेंगे, हम बेहतर करेंगे। और ये जो मुकाबला है ये होना चाहिए, ये सेहतमंद मुकाबला है। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, 3 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, और आज भी मैं बड़े आजिज़ अर्ज करूंगा कि आप तीनों सूबों में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कहां गवर्नेंस बेहतर और कहां नहीं है। तो इसमें अभी ये मुकाबला करना है, बजाय ये कि मुस्तकिल तौर पर एक सूबे की हुकूमत जो है वो वफाक पर चढ़ दौड़े। और ये जो सेंस है, ये जो इंस्टेबिलिटी इनकी खुद पैदा करता है, वही इन अफवाहों को जन्म देती है कि शायद इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है गवर्नर राज लगाने का। फेयर इनफ। बिफोर खुर्रम अहमद साहब कमेंट ऑन दिस, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो बिलावल साहब ने बयान दिया है कि 18 अमेंडमेंट को और अगर एनएफसी को छेड़ा गया तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? जी, ये उनका एक बहुत देर से उनका स्टैंड है, और 18th अमेंडमेंट की हद तक तो मैं भी उनसे एग्री करता हूँ कि हमें 18th अमेंडमेंट को जो है दोबारा रिविजिट नहीं करना। लेकिन ये जरूर है कि जब आइन ये कहता है, देखिए आइन ये कहता है जो जिसकी पासदारी का हम सब हलफ उठाते हैं कि हर 5 साल के बाद एनएफसी रिवाइज हो। अब 16 साल हो गए हैं, 16 साल से। लेकिन खुर्रम साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आइन ये कहता है कि एनएफसी जब रिवाइज होगा तो शेयर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक उसमें वफाकी हुकूमत को भी वफाकी हुकूमत को एक्स्ट्रा शेयर नहीं चाहिए, वफाकी हुकूमत का बोझ कम करना है। पर अपेरेंटली तो सर, अपेरेंटली तो वफाकी हुकूमत एनएफसी पे इसलिए नजर रखी हुई है ना कि सूबे अब अपना शेयर कुछ कट करें और फेडरल गवर्नमेंट के पास खर्चे आए डिफेंस। मेरे ख्याल में इसमें मुकालमा शुरू करना है कि सूबों का शेयर जो इस वक्त एग्रीड है उसको कायम रखते हुए कौन सी ऐसी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सूबों को दी जा सकती हैं, जैसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिस तरह दूसरे जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाकी हुकूमत करती है। फिर डिवोल्यूशन का मतलब ये है कि फिर वो जिम्मेदारी भी सूबे उठाएंगे उन तमाम जो प्रोजेक्ट्स की जो उनके सूबों में अवाम की वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। लाइबिलिटीज कम करें, आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की सूबे में। इस पर भी डिस्कशन होनी है। देखिए, इस पर भी डिस्कशन होनी है कि क्या ये वक्त आ गया है कि आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हम एक प्रोविजनल स्टेटस देकर उनको भी एनएफसी से फंड करें, ताकि वहां के रहने वालों को एक तो एहसास हो कि उनकी पहचान की गई है आईने पाकिस्तान में, और उसके तहत उनको मिल रहा है कि सिर्फ वफाकी हुकूमत की जो है वो जब चाहें वो रोक दें, जब चाहें दे दें। वफाकी हुकूमत की ग्रांट पर उनका एक हक है जिसको रिकॉग्नाइज करना है। एक मसला है ना कि आप हुकूमत का बोझ कम होगा। लेकिन उसमें आप प्रोविजनल स्टेटस जब आजाद कश्मीर को या जीबी को देते हैं तो फिर कश्मीर कॉज कॉम्प्रोमाइज होता दिखाई देता है। एक बात चल पड़ती है कि जी शायद जो है वो तस्लीम कर लिया गया है कि नहीं, मैं अंग्रेजी की दुरुस्तगी कर दूं। प्रोविजनल का मतलब है आर्जी, प्रोविंशियल, तो लिहाजा एक अबूरी तौर पर मैं प्रोविजनली अर्ज कर रहा हूं सर। प्रोविजन में भी आप जब स्टेटस सूबे का स्टेटस देते हैं तो ये कंसर्न पाया जाता है कि शायद तस्लीम कर लिया गया है। ये कंसर्न है, लेकिन बहरहाल हमें वफाकी हुकूमत जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम जो तारीख के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे वापस करने का बोझ है। अब 1 साल पहले मैं आपको जो चैलेंज है बड़ा मैं बता देता हूं कि 1 साल पहले जो इस साल अभी ये माली साल खत्म हुआ है, पाकिस्तान के जो कर्जे वापस करने की रकम थी वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट के 4 गुना ज्यादा। अब ये पूरे पाकिस्तान का मसला, ये सिर्फ मेरी जो इस्तदा है और जिसके ऊपर मुकालमा करना सूबों से कि ये सिर्फ वफाकी हुकूमत का बहरान नहीं है,
इसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी पूरी तरह शामिल हैं, उसके जो हमारे 4 सूबाई यूनिट हैं वो भी शामिल हैं। तो लिहाजा इसलिए ये शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, ये फौरन नहीं होगा, ये मुकालमे का आगाज फेडरल गवर्नमेंट ने पूरा केस बिल्ड करना है, गुफ्तगू करनी है, लेकिन इसका आगाज कर देना चाहिए। ये प्रोविजनल और प्रोविंशियल दोनों इतने जालिम लफ्ज़ हैं, ज़रा सा स्लिप हो जाए वर्ड तो करीब करीब ही लगते हैं, लेकिन खदशात दोनों पे एक ही जैसे होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप उसी बात पर आए। आप ये कह रहे हैं कि लाइबिलिटीज़ वफाक की जो है वो शेयर करनी होंगी, और जब आप कहते हैं कि 4 टाइम्स डिफेंस बजट से ज़्यादा है, तो इन अदर वर्ड्स, इन अदर टर्म्स, सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है आपके लिए। फिर ये उधार और ये कर्ज और ये जो डेट्स हैं आपके, बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट ही है ना ये भी आपके लिए, कि आपके पास पैसे, जितना डिफेंस का बजट नहीं है उतना आपने उस 4 टाइम्स ज़्यादा किसी को वापस करना है। अहमद साहब, बिलावल साहब के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? खुरम साहब को तो ये ख्याल है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, बेसिकली वही लाइबिलिटीज़ वफाक की शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है सूबे काफ़ी कुछ ले गए हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी भी लेनी होगी अब इसके साथ। देखें, मेरा ख्याल है बिलावल साहब को भी इतना रिजिड, ये इस किस्म की स्टेटमेंट से एक बड़ी रिजिडिटी साबित होती है, जबकि इनमें ऐसी स्टेटमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सूबे और इर्रेस्पेक्टिव मैं बात कर रहा हूँ कि सूबे और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान हालात बदलते रहते हैं, सिचुएशन बदलती रहती हैं। डिफेंस की जिस तरह अभी बात की है खुरम साहब ने, बहुत सारे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने सूबे के ऊपर कैपिटलाइज़ किया हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट में उनका शेयर है या नहीं है, वो अपने सूबे के हद तक जो है इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, उसमें कोई, इसलिए उसको ज़्यादा उसको फोर्सफुली उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको टेकअप कर रहे हैं, और वो ऐसी रिजिड स्टेटमेंट भी दे रहे हैं जिसको वहाँ अप्रिशिएट शायद किया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इतनी रिजिडिटी की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स में, ऐसी रिजिडिटी, और ख़ास तौर पे ऐसे अफेयर्स के अंदर ये तो ऑलवेज इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। हालात, सर्कमस्टांसिस, उनके मुताबिक आपको तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। मतलब वैसे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, 30 सेकंड आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं 30 सेकंड खुरम साहब से। अभी पीपी यहाँ मौजूद नहीं है, वरना पीपल्स पार्टी से ये जवाब मैं ज़रूर लेता। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद पीपल्स पार्टी को लगता है कि वफाक में उसकी हुकूमत नहीं बन सकती, इस वजह से भी वो इस मसले पर बिल्कुल डट के खड़े हो जाते हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको भी यही लगता है, आपकी राय से मुख्तलिफ है? 30 सेकंड फिर मैं खुरम साहब के पास जाऊंगा। जी मैंने तो आपको ये कह दिया पहले ही, आपको मैंने पहले ही कह दिया कि उनको ये फीलिंग ये है कि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में उनकी कंट्रीब्यूशन या वहाँ पे सूरत हाल नहीं है, तो वो कैपिटलाइज कर रहे हैं अपनी प्रोविंशियल जो उनकी हुकूमत है, सूबे के अंदर जो सिचुएशन उनकी है आउटराइटली, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए वो ऐसी सख्त स्टेटमेंट देते हैं। तो फिर तगड़ी पॉलिटिक्स है ना जी। खुरम साहब, योर टेक ऑन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज़ वो लगता है पहले आप आ गए, फिर देखिए जो इल्म मुआशियात है उसका असल नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी था, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर है कि वो जो वसाइल उनको एनएफसी के तहत मिल रहे हैं उसका वो उसके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है जो बड़ी जरूरी है, वो ये है कि सूबों ने जिस तरह पिछले 16 साल में अपने वसाइल का इस्तेमाल किया है, ये वफाकी हुकूमत को इस पर स्टडी करनी होगी कि किस तरह इफेक्टिवली, क्या सूबों में कहाँ कैपेबिलिटी मौजूद है, कहाँ नहीं है, कहाँ उसको बीफ अप करना है। और ये बात उठी हुई है, चूंकि आजकल इस पर बड़ी डिस्कशन है कि क्या हमें एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जरूरत है, इसके तहत जिस तरह हर सूबे को उसकी खास मयार के ऊपर फंडिंग की जाती है, क्या हर जिले को उसके मयार यानी सेट मयार के मुताबिक बजट में एक फिक्स हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के हर शहरी तक जो बजट है उसके जो समरात हैं वो पहुंचाए जा सके। राइट, थैंक यू सो मच खुरम दस्तगीर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर PMLN, अहमद सीनियर लीडर PTI, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़ाहिर है ये देखना ज़रूरी है क्योंकि वफाक के ऊपर एक बर्डन है और उस बर्डन को शेयर करने के लिए सूबों को उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेस नहीं है तो बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, किसी अमेंडमेंट के ज़रिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूबे ज़ाहिर खुद मुख्तार बाइख्तियार ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान सबका है और इन सूबों को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह लेनी होगी। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।